आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है इस वीक के सेंटेंस ब्रेकिंग सेशन में। हर सैटरडे को इस सेशन को मैं आपके लिए लेकर के आता हूं और इसमें हम सीखते हैं इंग्लिश का एंड गेम क्या होता है। एंड गेम का मतलब है इंग्लिश कहां से शुरू हुई थी और कहां आकर के ख़त्म हुई। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा, हर वर्ड को उनके ब्रेक करूँगा, ब्रेक करके वो हर वर्ड खुद बोलेगा ये सेंटेंस कैसे बना हुआ है और इस सेंटेंस में कौन कौन सी एरर्स हैं। शुरू करें। ये वो टेक्निक है जिसके बाद इंग्लिश में कुछ रह नहीं जाता अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आज का जो सेशन है वो हमने उठाया है द हिंदू के एडिटोरियल से, पुराने कई एडिटोरियल्स में से। जो सेंटेंसेज आपको दिख रहे हैं इनमें से कुछ सेंटेंस आपको पहले वाले सेशंस के क्विज सेक्शन में मिले होंगे। तो ये क्विज में आपसे मैं पूछ चुका हूँ, आज मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। शुरू करें। तो ये सेंटेंस आपका, एरर्स बहुत सारी हैं इसमें, जानबूझ करके डेलिबरेटली रखी गई हैं, है ना। हमें ब्रेक करना और एरर्स को पकड़ना है। पहले सिंपल तरीके से मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसको। कह रहे दो ग्रोथ कंसर्न आर स्टिल पैरामाउंट, अ लॉट हैव चेंज्ड बिटवीन द अर्लियर पॉलिसीज एंड दैट ऑफ टुडे एज द इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद द करंट अकाउंट डेफिसिट राइज अगेन, इंडिकेटिंग अ कंसिडरेबल स्लिपेज इन द टारगेट फॉर दिस फिस्कल। कह रहा है हालांकि जो ग्रोथ के कंसर्न है, मतलब विकास की जो चिंता है, कह रहा है वो अभी भी है, स्टिल अभी भी है। और क्या है? पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर नाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो होती है पैरामाउंट। कह रहा है हालांकि विकास की जो चिंता है वो अभी भी बड़ी पैरामाउंट है। कह रहा है फिर भी अ लॉट हैव चेंज्ड। ये दो जो है ना, दो, इसका मतलब होता है हालांकि, और इसके प्लस में लगा होता है फिर भी। जब आप कोमा देखो तो उसके बाद समझ लेना इसके मतलब में फिर भी, है ना। तो कह रहे हालांकि ऐसा है फिर भी बहुत कुछ बदल चुका है। और किसके बीच में भाई? पहले वाली पॉलिसीज़ के बीच में, अर्लियर पॉलिसीज़ के बीच में, और उनके बीच में है जो है आज की, टुडे की, है ना। तो पहले और आज की पॉलिसीज़ में सब कुछ बदल चुका है। अच्छा, हुआ क्यों? कह रहे क्योंकि, या जैसे ही, एज, जो इन्फ्लेशन है किसके साथ में भाई? अलॉन्ग विद करंट अकाउंट डेफिसिट के राइज करता है, फिर से उठता है फिर से, और इंडिकेट करते हुए एक कंसीडरेबल स्लिपेज को इंडिकेट करते हुए, निशान बनते हुए एक बहुत बड़ी ढलान का, फिसलन का, उस टारगेट में जो थी इस फिस्कल के लिए, इस ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब ऐसे सेंटेंस आपको बैंक पीओ में बहुत मिलेंगे, है ना। बड़े बड़े सेंटेंस हो गए, एरर आपको ढूंढनी होगी। एक बार मैं रिपीट कर दूं, फिर इसमें ब्रेक करके एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। कह रहा हालांकि विकास की चिंताएं अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे फिर भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है पहले की पॉलिसीज़ में, और वो वाली पॉलिसी जो आज की हैं ऑफ टुडे, है ना। ये सब हुआ कैसा? कह रहे जैसे ही इन्फ्लेशन जो है, साथ ही साथ इस चीज़ के करंट अकाउंट डेफिसिट, कह रहे इन्फ्लेशन जो है इसके साथ में जैसे ही राइज करता है, फिर एक बार इंडिकेट करते हुए एक बहुत ही कंसीडरेबल स्लिपेज को, एक बहुत ही नज़रअंदाज ना करने वाली ढलान को हमारे उस टारगेट में जो थी फिस्कल के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये टारगेट हम अब बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे, स्लिपेज हो गई है इस टारगेट में। समझ गए? आ जाओ सेंटेंस को करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ब्रेक करने के 3 रूल्स हैं। सबसे पहले देख लो, ग्रीन कलर में मिलेंगे सारे नाउन्स। ऊपर आपको कलर्स दिख रहे हैं। येलो कलर से मिलेगी कंजंक्शन, रेड कलर में मिलेगी वर्ब, एडवर्ब मिलेगी पिंक कलर में, और एडजेक्टिव मिलेगा ब्लू कलर में। डार्क ब्लैक कलर में जो रह गया उसको बोलेंगे हम प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। 3 रूल्स हैं हमारे पास। रूल नंबर 1 ये कहता है कि ये जो सारे ग्रीन कलर्स वाले हैं, इन्हीं में से बनेगा कोई सब्जेक्ट। क्या बनेगा भाई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो होगा ही कम से कम। रूल नंबर 2, जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतनी वर्ब्स होंगी मिनिमम। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स तो होनी ही चाहिए। 15 भी हो सकती हैं, लेकिन 5 तो होगी ही होंगी। रूल नंबर 3 क्या है? ये जितने भी आप देख रहे हो ब्लैक कलर वाले प्रेपोजिशंस, इन सब का होगा एक ऑब्जेक्ट।
क्या होगा इनका एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिर्फ वही बनेगा जो ग्रीन कलर में है, इसके अलावा कोई और नहीं बन सकता। बढ़े आगे, ये 3 रूल को अप्लाई करेंगे। देखो दो एक एडवर्ब भी है, एक कंजंक्शन भी है। अगर ये 2 क्लोजेस को मिला दे, अगर 2 सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को मिला दे और बीच में कॉमा लगा दे, तब ये कंजंक्शन का काम करती है, अदरवाइज ये होती है एडवर्ब। ठीक है, तो 2 नाम की कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्योंकि 2 क्लोज को मिलाने का काम करेगा ये वाला 2। कह रहा है हालांकि ग्रोथ के जो कंसर्न है, अब देखो ग्रोथ भी एक नाउन, कंसर्न भी एक नाउन। ग्रोथ नाउन प्लस में कंसर्न नाउन मिल करके बनाएंगे कंपाउंड नाउन को। 2 नाउन जिनका कंबाइंड एग्जिस्टेंस हो, मिल जाने के बाद उनका अस्तित्व हो, वो कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे स्पोर्ट्स और कार मिल के बना देते हैं स्पोर्ट्स कार, गोल्ड और मेडल मिल करके बना देते हैं गोल्ड मेडल, आइस और टी मिल करके बना देते हैं आइस टी, है ना। तो इनका कंबाइंड एग्जिस्टेंस है, अलग अलग भी है और कंबाइंड भी है। तो ग्रोथ और कंसर्न मिल गए, ग्रोथ कंसर्न मतलब विकास की चिंताएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या भाई, सब्जेक्ट। सेंटेंस का पहला वो नाउन जो कि किसी प्रेपोजिशन या किसी वर्ब से ना जुड़ा हो, वही होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये बन गया सब्जेक्ट। अब देखो आपकी वर्ब हो गई यहाँ पे आर। रूल नंबर 1 था सब्जेक्ट ढूंढना, रूल नंबर 2 था वर्ब का ढूंढना। सब्जेक्ट को आपने दे दी वर्ब। आपको एरर दिख रही होगी इसमें, एरर बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ ब्रेक करना है। ठीक है, अब देखो आर के बाद में पैरामाउंट नाम का एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव के आजू बाजू में कोई नाउन है ही नहीं। इंग्लिश में सिर्फ एक ही कंडीशन है जब एडजेक्टिव बिना किसी नाउन के आता है, लिंक वर्ब के बाद। ये लिंक वर्ब है ना, बी फैमिली की कोई भी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, जब अकेले आ जाए, हेल्पिंग वर्ब बन के नहीं, मेन वर्ब बन के, तब वो कहलाती क्या है, लिंक वर्ब। लिंक वर्ब के बाद में अगर आपको कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ मिले या नाउन मिले, वो दोनों ही कहलाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो अब देखो कुछ ऐसा सेंटेंस है आपका, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों को मिलाने वाली है लिंक वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला एक वर्ड है ना, ये वाला एडजेक्टिव। स्टिल एक एडवर्ब है भाई, कब, स्टिल अभी तक, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम बीच में आ गई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गई, मेन वर्ब के बाद, है ना। चलो कह रहा है अब देखो यहाँ पे लग गया कॉमा, 2 कंजंक्शन है, नया क्लोज शुरू होगा। नए क्लोज की आपका सब्जेक्ट है अलॉट। अलॉट, अलॉट एक एडजेक्टिव भी होता है, अलॉट एक नाउन भी होता है ना। ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। अब ये नाउन है सब्जेक्ट नंबर 2। इसकी वर्ब है हैव चेंज्ड। अलॉट मतलब बहुत सारा, बहुत सारी चीज़ें, तो हैव तो लगेगा ही, है ना। तो हैव चेंज्ड होगी इसकी वर्ब। अब देखो इसके बाद आपको प्रेपोजिशन मिलेगी बिटवीन। बिटवीन 2 चीज़ों के बीच के रिलेशन को बताती है, तो इसके प्रेपोजिशन के होंगे 2 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नंबर 1 है पॉलिसीज नाम का नाउन, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है एंड के बाद में दैट नाम का प्रोनाउन। समझ गए मेरी बात को। तो बिटवीन ने पॉलिसीज और दैट को, दोनों को ले लिया अपना ऑब्जेक्ट। ये अर्लियर क्या है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, अर्ली, अर्लियर और द अर्लीस्ट, है ना। तो अर्लियर नाम के एडजेक्टिव ने पॉलिसीज को कर दिया मॉडिफाई। ये ऑफ लिख के बाद, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आ गई टुडे। अब देखो दूसरी कंजंक्शन आई एज। पहली कंजंक्शन ने सब्जेक्ट 1 और वर्ब 1 के पेयर को सब्जेक्ट 2 और वर्ब 2 के पेयर से मिलाया था। अब दूसरी कंजंक्शन आई है तो मतलब एक और सब्जेक्ट आएगा। ये बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 3 इन्फ्लेशन। कंजंक्शन का यही काम है, सब्जेक्ट्स को आपस में मिलाना, है ना। तो ये सब्जेक्ट नंबर 3 हो गया। अलॉन्ग विद क्या होगी भाई, इसकी प्रेपोजिशन होगी। प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अलॉन्ग विद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेगी करंट अकाउंट डेफिसिट को। ये पूरा का पूरा एक नाउन है, कंपाउंड नाउन, करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। ये एक इकोनॉमिक टर्म होती है, हमारा एक्सपोर्ट्स का कितना घाटा है उसको हम समझते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट से, ऐसा समझ लो। ठीक है, अलॉन्ग विद प्रेपोजिशन ने इसको ले लिया अपना ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब नंबर 3 आ गई राइस। देख रहे हो, सब्जेक्ट नंबर 2 को भी वर्ब देख करके दी थी हमने हैव चेंज्ड, और सब्जेक्ट नंबर 1 को भी वर्ब हमने दी थी आर। तो वर्ब तो आपको ढूंढनी है सब्जेक्ट की, है ना। इन्फ्लेशन की वर्ब मिल गई आपको राइस। अब अगेन क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर से एक बार, है ना। एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये राइज कैसे हो रहा है, इंडिकेट करते हुए कंसीडरेबल स्लिपेज को। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब बिना इज, एम, आर, वॉज, वर के आ जाए, वो क्या क्या कहलाती है, या तो कहलाती है जीरेंड या कहलाती है पार्टिसिपल। जीरेंड ये बन नहीं सकती, जीरेंड बनने के लिए इसको सब्जेक्ट बनना चाहिए या ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बनने का इसके पास कोई चारा नहीं है। हर सब्जेक्ट को वर्ब मिल चुकी है और कोई प्रेपोजिशन, कोई वर्ब बची नहीं है जिसका ऑब्जेक्ट बन जाए, समझ रहे हो। अब इसके पास एक ही चारा है पार्टिसिपल बनने का। ये पार्टिसिपल फ्रेज बनाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कैसे, जब ये राइज हो रहा था इन्फ्लेशन, तभी इंडिकेट कर रहा था एक स्लीपेज को, इसको बोलते हैं पीपीएसए। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, इन्फ्लेशन जब राइज हो रहा था तो वो इंडिकेट कर रहा था, है ना। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन।
जब दो काम एक साथ हो रहे हो ना, तो एक को बना दो पार्टिसिपल, दूसरे को मेन वर्ब बना दो, ऐसे इनको लिखा जाता है। इंडिकेट क्या कर रहे थे भाई, वर्ब के आईएनजी फॉर्म या कोई भी वर्ब हो, अगर उसने वट या हुम से रिप्लाई कर दिया किसी चीज़ का, वो चीज़ बन जाएगी उसका ऑब्जेक्ट। इंडिकेट क्या था, एक स्लीपेज को, स्लीपेज एक नाउन है, इस इंडिकेटिंग नाम के पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बन गया। और कितना स्लीपेज, बहुत ज़्यादा स्लीपेज, कंसिडरेबल स्लीपेज। इस एडजेक्टिव ने स्लीपेज के बारे में कुछ बता दिया। इन प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट है टारगेट, फॉर प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट है फिजिकल। दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा फिजिकल, ये वाला फिजिकल, इस साल वाला जो है फाइनेंशियल ईयर, इसने इसको मॉडिफाई कर दिया एडजेक्टिव बन के। लोड मत लो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारा का सारा कुछ। अब देखो फिर एरर्स पकड़ेंगे अब, है ना। दो कंजंक्शन है, पहला सब्जेक्ट है ग्रोथ कंसर्न, इसकी वर्ब है आर। दूसरा सब्जेक्ट है अ लॉट, इसकी वर्ब है हैव चेंज्ड। दो सब्जेक्ट कैसे मिले, दो नाम की कंजंक्शन के कारण। तीसरा सब्जेक्ट है इन्फ्लेशन, इसकी वर्ब है राइज। तीसरा सब्जेक्ट कैसे मिला, दूसरी कंजंक्शन के कारण। अच्छा, बाकी के वर्ड्स क्या हैं, पैरामाउंट एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, स्टिल एक जो है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। बिटवीन प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला पॉलिसीज, दूसरा दैट। पॉलिसीज और दैट दोनों जुड़े हुए हैं एंड से, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 ऑफ द प्रेपोजिशन। अर्लियर एक एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है टुडे मतलब कि आज। अलॉन्ग विद एक प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट नाम का कंपाउंड नाउन। अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, इंडिकेटिंग ने बना दिया PPSA। जब ये राइज हो रहा था इन्फ्लेशन, तभी ये इंडिकेट कर रहा था इस चीज़ को, है ना। दो काम एक साथ हो रहे थे, पहला मेन वर्ब, दूसरा PPSA वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इंडिकेट क्या किया भाई, इससे क्या का रिप्लाई कर रहा है, स्लीपेज। इस इंडिकेटिंग पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, स्लीपेज बहुत कंसिडरेबल है, ये एक एडजेक्टिव इस स्लीपेज को मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टारगेट, फॉर का ऑब्जेक्ट है फिजिकल, दिस एक एडजेक्टिव है फिजिकल को मॉडिफाई कर रहा है। सब चीज़ आपके सामने मैंने बड़ी बड़ी खोल करके रख दी है। अब अपने ढूंढते हैं इसमें एरर्स, बड़े इजीली आप ढूंढ पाओगे। सबसे पहले मुझे बताओ, ये ग्रोथ कंसर्न की वर्ब आर हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कंसर्न तो सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। अब इसके दो तरीके हैं, पहला तो इस वर्ब को बना दो इज़, और अगर आप इसको और बेहतर करना चाहो तो आप इस कंसर्न को बना दो कंसर्न्स। क्योंकि वैसे तो इज़ बनाना गलत नहीं होगा, कंसर्न यहाँ पे इसको सिंगुलर रहने दो और वर्ब को इज़ बना दो, गलत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होगी कि इसको आप एस लगा करके आर रखो, क्योंकि कई सेक्टर में ग्रोथ की बात हो रही है। इकॉनमी हमारे कई सेक्टर से मिल करके बनी है, तो सिर्फ विकास की चिंता नहीं है, विकास की चिंताएं हैं। अलग अलग तरह का विकास होता है, अलग अलग सेक्टर्स में होता है ना। समझ के हिसाब से देखोगे तो कंसर्न्स के बाद आर आना चाहिए, ज़्यादा बेटर जो है ऑप्शन आपके पास ये है। समझ गए एरर नंबर 1। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। इन्फ्लेशन की वर्ब है राइज, अलॉन्ग विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने की वजह से इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है इन्फ्लेशन का, वर्ब को राइज की जगह बदलना पड़ेगा आपको राइजेज में। इसमें होता क्या है आप कुछ देखो, मैंने एक अलग से बनाई हुई है। इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इज या आर राइजिंग। देखो जब ये दोनों चीज़ें राइज कर रही थी तो बीच में लगा था एंड। अब ये दोनों ही आपके सब्जेक्ट्स हैं, वर्ब आएगी आर, इसको आप काट देंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखूं इन्फ्लेशन साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट के इज या आर राइजिंग, इस केस में आप इसको लगाएंगे, आर को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब वर्ब आएगी इन्फ्लेशन के हिसाब से। अलॉन्ग विद तो एक प्रेपोजिशन है, इसने ऑब्जेक्ट लिया हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट। ये ऑब्जेक्ट जो है कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट बन ही नहीं सकता, ये सब्जेक्ट है अकेला इन्फ्लेशन, इसलिए वर्ब है अकेली इज। समझ रहे हो ना, बात का मीनिंग वही है, लेकिन इंग्लिश में टेक्निकली चलोगे तो आपको पता लगेगा अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू, विद, है ना। ये सब की सब क्या होती हैं, जो है प्रेपोजिशन होती हैं। इनके बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। समझ गए ना, टेक्निकली समझना इसको, क्यों हम यहाँ पे इज लगा रहे हैं और क्यों हम यहाँ पे आर लगा रहे हैं, मीनिंग एक होने के बावजूद। दो एरर्स आपने पकड़ लिए, और एरर्स हैं क्या इसमें? इन दो एरर्स के अलावा और भी एरर्स हैं क्या? आ जाओ इसकी एडवांस एरर्स पे, अलग से ले जा करके आपको समझाना पड़ेगा साइड में। देखो अलॉट एक नाउन भी है और एक एडवर्ब भी है, ठीक है, नाउन भी और एडवर्ब भी है। इसके आगे जब ऑफ लग जाता है तो अलॉट ऑफ को आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, लेकिन आप नाउन याद रखें, अलॉट को नाउन मान लें और ऑफ को प्रेपोजिशन मान लें, इस तरह से चलता है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव या हैज़ रजिस्टर्ड फॉर द सेमिनार, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया है सेमिनार के लिए। अ लॉट ये हो गया नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन होगी, ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, अलॉट के हिसाब से लगेगी। लेकिन अलॉट की एक खासियत है, अलॉट के बाद में अगर ऑफ लग के कोई नाउन आ रहा हो
अलॉट के बाद में ऑफ लग के कोई नाउन आ रहा हो, वर्ब आएगी उसके हिसाब से, समझ गए ना। अलॉट अपनी कोई वर्ब नहीं लेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। क्या है भाई, ये अनकाउंटेबल। इसके बाद में अगर कोई ऑफ लग करके दूसरा नाउन आ जाए तो उसके हिसाब से लगेगी वर्ब। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव रजिस्टर्ड फॉर द सेमिनार, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया है, स्टूडेंट के हिसाब से वर्ब लगेगी हैव, ठीक है। अब यहाँ देखो, अ लॉट ऑफ मिल्क हैज या हैव बिन स्पिल्ड, बहुत सारा दूध जो है बहा दिया जा चुका है, गिरा दिया जा चुका है, स्पिल कर दिया है ना। अब लॉट ऑफ के बाद क्या आ रहा है, मिल्क नाम का अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब आएगी मिल्क के हिसाब से, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे लगाओगे हैज़। तो रूल नंबर 1 क्या है, अ लॉट की खुद की कोई वर्ब नहीं है, जब इसके बाद में ऑफ लग के कोई नाउन आ रहा हो उस नाउन के हिसाब से ही वर्ब को चूज़ करता है। अब देखो इस रूल को आगे बढ़ाते हैं। अ लॉट हैज़ या हैव चेंज्ड, बहुत कुछ बदल चुका है। अ लॉट के बाद में कोई नाउन आ ही नहीं रहा, अ लॉट ऑफ मिल्क ही नहीं है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट ही नहीं है, हम बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अ लॉट हैज़ या हैव चेंज्ड। अगर अ लॉट अकेला मिल जाए तो ये है एक अनकाउंटेबल नाउन, बहुत कुछ बदल चुका है। अब बहुत कुछ को आप गिन सकते हो क्या, 5 बहुत कुछ, 10 बहुत कुछ, 20 बहुत कुछ, ऐसा होगा क्या। बहुत कुछ एक अनकाउंटेबल सा आइडिया है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसको एब्सेंट आइडिया होने की वजह से वर्ब दूंगा हैज़, ठीक है। अलॉट के बाद में अगर नाउन आए तो नाउन के हिसाब से वर्ब दें, अलॉट के बाद में नाउन आए तो उसके हिसाब से हैज़ लगा दें, जो है सिंगुलर नाउन के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। अलॉट अकेला आ जाए तो अलॉट तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये बताता है सिंगुलर वर्ब को, हैज़ को, अलॉट हैज़ चेंज्ड। अलॉट इज़ नीडेड या आर नीडेड, अलॉट इज़ नीडेड, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब अगर अलॉट अकेला हो तो बस यहाँ भी यही गलती हुई, लोगों को सोचने में लगता है भाई अलॉट जो है बहुत सारी चीज़ें तो हैव लगा दें, लेकिन अलॉट अकेला आया है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है हैज़। एरर नंबर 3। अब आ जाओ एक लास्ट एरर बची है, उसको भी देख लेते हैं। इकॉनमी ऑफ इंडिया इज़ बिगर देन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की इकॉनमी ऑस्ट्रेलिया से बड़ी है। इंडिया की इकॉनमी ऑस्ट्रेलिया से बड़ी है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती होगी इसमें। इंडिया की इकॉनमी ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी से बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी कैसे हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है, इकॉनमी तो एक अर्थव्यवस्था है, आपस में कंपैरिजन नहीं है। तो इसका इलाज क्या है, इकॉनमी ऑफ इंडिया इज़ बिगर देन, यहाँ लगा दो द इकॉनमी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इकॉनमी का इकॉनमी से कंपैरिजन हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आप इंप्रूव कर सकते हो, 2 बार इकॉनमी लिखने की जगह आप यहाँ पे द इकॉनमी ऑफ की जगह लिख दो दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, समझ गए ना। इकॉनमी की जगह दूसरी बार दैट लिख करके दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखा, कंपैरिजन बन गया बिल्कुल सही। अब इसको देखो, इकॉनमीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आर बिगर देन द एशियन कंट्रीज, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं यूरोपियन के कंट्रीज़ की वो बड़ी हैं एशियन कंट्रीज से, ठीक है। गलती वही है, बहुत सारी इकॉनमीज़ को बहुत सारी इकॉनमीज से जो है हमें कंपेयर करना है, तो देन के बाद क्या लिखूं, द इकॉनमीज ऑफ द एशियन कंट्रीज, ठीक है। अब देखो इकॉनमीज दूसरी बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँ, काट के फिर से लिख दो दैट। लेकिन ध्यान रखना, सिंगुलर के लिए तो दैट आता है, प्लूरल के लिए आएगा क्या, दोज। समझ गए मेरी बात को। सिंगुलर के लिए जब रिपीट किया तो हमने यहाँ पे दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखा, प्लूरल के लिए क्या लिखेंगे, दोज ऑफ एशियन कंट्रीज। वैसे ही अलॉट हैज चेंज्ड बिटवीन अर्लियर पॉलिसीज एंड दैट ऑफ टुडे, बहुत कुछ बदल गया है पुरानी पॉलिसीज में और उनमें जो आज की हैं। अब दैट किसके लिए आया, पॉलिसीज के लिए। पॉलिसीज तो प्लूरल हैं, अगर प्लूरल हैं तो यहाँ भी दोज को लगाए, एंड दोज ऑफ टुडे। तो यही सेंटेंस के अंदर हमने यहाँ भी गलती की हुई थी, दैट की जगह पे क्या करेंगे भाई, दोज लगाओगे, पॉलिसीज से पॉलिसीज को कंपेयर करेंगे। चलो आगे बढ़े। अब आप थोड़ा सा दिमाग खुद का भी लगाना शुरू करो, इसी तरह से हिडन एरर्स आपको मिलेंगी अगर आप ग्रामर को सही से अप्लाई करते हैं तो, है ना। द रैपिड स्प्रेड ऑफ द पैंडमिक हैज़ रिजल्टेड इन अ सिचुएशन देयर इन द नंबर ऑफ इंटेंसिव केयर पेशेंट्स एक्सीड द अवेलेबिलिटी हेल्थ केयर रिसोर्सेज। कम से कम 3 एरर्स तो इसमें हैं ही, कम से कम बता रहा हूँ मैं, है ना। कोशिश करोगे तो ज़्यादा भी मिल सकती हैं। चलो, कह रहा रैपिड जो है ना, रैपिड तेज़ी से आने वाला जो स्प्रेड है, जो फैलाव है इस महामारी का, पैंडमिक का, कह रहा है ये फैलाव जो है ना, स्प्रेड, ये रिजल्ट इन हुआ है, इसका यही नतीजा निकला। रिजल्ट इन होना मतलब नतीजा निकलना, इसका नतीजा निकला है एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जो नंबर ऑफ इंटेंसिव केयर पेशेंट्स हैं, ICU वाले पेशेंट्स हैं, वो एक्सीड करते हैं अवेलेबिलिटी से हेल्थ केयर रिसोर्सेज की, है ना। जितने हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी से ज़्यादा है। मान लो 50 रिसोर्सेज हैं, 50 बेड्स हैं और ICU पेशेंट्स हैं 70, ऐसी सिचुएशन आ गई है तेज़ी से फैलाव के कारण।
समझ गए। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं एरर्स को। एरर्स को आप भी ढूंढो, है ना, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन काम आपके भी आनी चाहिए, है ना, खाली मेरे बताने से ना हो। द रैपिड स्प्रेड, स्प्रेड एक नाउन है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव, रैपिड मतलब तेज़ी से एक एडजेक्टिव है, इस फैलाव नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। रूल नंबर 1 ट्रिगर हो गया, सेंटेंस का पहला नाउन जिससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं, कोई वर्ब नहीं, सब्जेक्ट कहलाएगा, ये बन गया सब्जेक्ट। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट दे दो पैंडेमिक, महामारी। अब देखो इस सब्जेक्ट को चाहिए थी वर्ब, ये आ गई इसकी वर्ब, ठीक है। स्प्रेड किसका भाई, स्प्रेड जो है हैज़ रिजल्ट हुआ है, ये इसने अपनी वर्ब को ले लिया, हैज़ रिजल्टेड। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सिचुएशन। अब आगे देखो देयर इन, देयर इन को पहचानते हैं, ये है क्या। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा, अ रिलेटिव प्रोनाउन, एक टर्म सुनी होगी रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होती है, इस प्रोनाउन से तो बन गया पी, पी से तो बन गया प्रोनाउन, और रिलेटिव से बन गई कंजंक्शन। ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में जो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों ही बन जाते हैं एक ही वक्त पे, वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो प्रोनाउन तो हैं लेकिन कंजंक्शन बन करके दो क्लोज का रिलेशन भी करवा रहे हैं आपस में। वैसे एक वर्ड है अपने पास, एक टर्म है रिलेटिव एडवर्ब। ये क्या होती हैं भाई, जो एडवर्ब भी हैं और कंजंक्शन भी हैं, ठीक है। ये साथ में कंजंक्शन बन जाएंगी, साथ में एडवर्ब का काम करेंगी, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे, ऐसे इनको याद रखें, ठीक है। ये देयर इन, वेयर, देयर, वाई, हाउ, व्हेन, ये सब की सब है रिलेटिव एडवर्ब्स। वाई है एडवर्ब ऑफ रीजन, हाउ है एडवर्ब ऑफ मैनर, वेयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। देयर इन, वेयर इन, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर इन मतलब वहाँ पर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ये एक एडवर्ब भी है, आधी एडवर्ब है और आधी कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 को लेगी अपने बाद में, समझ गए। ये सब्जेक्ट नंबर 1 था, ये इसकी वर्ब नंबर 1 थी, ये सब्जेक्ट नंबर 2। और प्रेपोजिशन है, इसकी ऑब्जेक्ट है इंटेंसिव केयर पेशेंट। इसको आप पूरे को कंपाउंड नाउन भी मान सकते हो, या आप इंटेंसिव को एडजेक्टिव मान लो, केयर और पेशेंट को, इंटेंसिव केयर को एडजेक्टिव मान लो और पेशेंट को नाउन मान लो। तो ऑफ प्रेपोजिशन का ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, इंटेंसिव केयर पेशेंट, आईसीयू वाले पेशेंट। अब इस सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब आ गई एक्सीड, वर्ब हो गई। अब ये जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी हेल्थ केयर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी एक नाउन है, हेल्थ केयर रिसोर्सेज एक कंपाउंड नाउन है, हेल्थ केयर रिसोर्सेज की उपलब्धता, समझ गए ना। अब इस सेंटेंस में अपने को एरर ढूंढनी है, मैं एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ, फिर एरर आप खुद बता पाओगे, है ना। सब्जेक्ट नंबर 1 वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2। ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है पहले को। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सिचुएशन। देयर इन एक एडवर्ब और एक कंजंक्शन दोनों है, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब है, इसीलिए सब्जेक्ट नंबर 2 को लेकर के आई। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आईसीयू वाले पेशेंट्स। अच्छा, एक्सीड किसको करते हैं, हेल्थ केयर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को, ये भी एक नाउन है और ये पूरा का पूरा एक नाउन है। अब एरर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। अब मुझे एक जवाब दो एक चीज़ का, एक्सीड वर्ब का ऑब्जेक्ट है अवेलेबिलिटी, वट का रिप्लाई करने वाला नाउन है, इस वर्ब से इसका ऑब्जेक्ट बन करके आया है ये नाउन। ये तो ठीक है, लेकिन हेल्थ केयर रिसोर्सेज यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी तो एक नाउन है ना, हेल्थ केयर रिसोर्सेज एक कंपाउंड नाउन है। आप इसको पूरे को कंपाउंड नाउन मानना चाहो तो इसका कोई कंबाइंड एग्जिस्टेंस होगा नहीं, अवेलेबिलिटी, हेल्थ केयर रिसोर्सेज, है ना, कोई कंबाइंड एग्जिस्टेंस इनका है नहीं, मतलब ये नाउन थोड़ा सा अटपटा है यहाँ पे। अब इसका इलाज क्या है, इस नाउन को, इस कंपाउंड नाउन को एक प्रेपोजिशन दे दो जो कि अवेलेबिलिटी के बाद बिल्कुल सेट बैठे। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा, समझ गए ना। एक्सीड वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हेल्थ केयर रिसोर्सेज। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का सही, अवेलेबिलिटी को बदल दो एक एडजेक्टिव में, इसको बना दो अवेलेबल, उपलब्ध, मौजूद, जो अपने पास है। अगर ये एडजेक्टिव बन जाएगा तो एक्सीड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हेल्थ केयर रिसोर्सेज और ये एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर देगा। आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा है, चाहे तो बीच में ऑफ लगा दो, इसको पड़ा रहने दो, और या फिर इसको बदल दो अवेलेबल में, और ये सारा का सारा जो है एडजेक्टिव और नाउन का जो है ना आपस में ग्रुप बन जाएगा, कॉम्बिनेशन, समझ गए। एरर नंबर 1। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे, ये आपको अलग से ला करके समझाना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी एरर है ना, सबको आती होगी। द नंबर के बाद में ऑफ आता है और प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। अ नंबर के बाद में ऑफ आता है, प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है ना। बहुत ही सिंपल सा ये सब कॉन्सेप्ट अपना। द नंबर ऑफ बॉय या बॉयज़ पासिंग द एग्ज़ाम हैज़ या हैव इंक्रीज्ड दिस साल, दिस ईयर। जो आंकड़ा है बच्चों का जो पास कर रहे हैं एग्ज़ाम को, इस साल इंक्रीज़ हो चुका है ना। अब देखो द नंबर ऑफ बॉयज़,
लड़के बहुत सारे हैं तभी आंकड़ा इंक्रीज होगा, एक लड़का है तो फिर एक ही लड़का है ना, बॉय तो नहीं आ सकता। ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा। अब ये पासिंग हो गया एडजेक्टिव, पास किसको किया एग्जाम को। अब द नंबर की वर्ब होगी हमेशा सिंगुलर, तो हैज़ इंक्रीज्ड। लेकिन अगर ऐसा लिखूँ अ ह्यूज नंबर ऑफ बॉयज़ हैव या हैज़ पास दिस एग्जाम दिस ईयर, इस केस में अ ह्यूज नंबर, द नंबर नहीं अ नंबर, अ ह्यूज नंबर, अ लार्ज नंबर, कुछ भी हो सकता है, अ नंबर। इस केस में यहाँ तो बॉयज आएगा लेकिन वर्ब आएगी प्लूरल हैव। सिंपल सा ही फॉर्मूला है, आपको ऑलरेडी आता होगा। अगर आप इसको अप्लाई करोगे यहीं पे अभी के भी आपको लगेगा देख करके, जस्ट सेकंड, हाँ तो द नंबर की वर्ब है एक्सीड, सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब क्या होनी चाहिए एक्सीड्स, है ना, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। इसी के अंदर एरर नंबर 3 दिखा रहा हूँ। अब 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, वेर इन और देर इन। वेर इन का मतलब होता है जहाँ पर, इसको बोलते हैं इन विच भी, ठीक है। वैसे तो ये एक एडवर्ब है लेकिन इन विच फॉर्म में ये कंजंक्शन बन जाएगी, है ना। और देर इन क्या होता है, वहीं पर, इसका मतलब होता है इन दैट। आपको इनके मीनिंग के हिसाब से चलना है, ईजिली आप बता दोगे कहाँ पे कौन सी लगेगी, है ना। इंसोम्निया इज़ अ कंडीशन वेर इन या देर इन यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप। नींद जाने की जो बीमारी है, अनिद्रा जो है, इंसोम्निया, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको बड़ा मुश्किल होता है सोना। यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, है ना, रात में अच्छे से सोना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब मुझे बताओ इंसोम्निया एक कंडीशन है, क्या यहाँ पे इन विच नहीं लगा सकता, इन विच यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप लगा सकता हूँ ना। अगर इन विच लगा सकता हूँ तो यहाँ पे आएगा वेर इन। अगर इन विच ना लगा सकूँ, इन दैट लगा सकूँ, तो वहाँ पे आएगा देर इन, है ना। तो यहाँ पे मुझे वेर इन को यूज़ करना है, ना कि देर इन को। वैसे ही द पॉलिसी कवर्स द व्हीकल एंड द पैसेंजर्स वेर इन या देर इन। पॉलिसी कवर करती है व्हीकल को भी और सभी सवारियों को भी जो व्हीकल के अंदर हैं। एनी पैसेंजर्स देर इन, देर इन का मतलब है इन दैट, समझ गए ना। यहाँ पे इन विच लगाओगे, वेर इन लगाओगे तो सेट नहीं बैठेगा। तो सिंपल सी ट्रिक है इन दोनों को आपको देखने की। आप इन विच लगा करके देखें, अब देखो यहाँ लगा करके देखो देर इन, अगर इसकी जगह इन विच सेट बैठ जाए तो फिर आना चाहिए यहाँ पे वेर इन, ठीक है। तो रैपिड स्प्रेड है, उसने रिजल्ट दिया है एक ऐसी कंडीशन को इन विच जिसके अंदर इन विच जो नंबर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सीड कर रहा है, समझ गए। इन विच आ सकता है तो देर इन गलत है, यहाँ पे करेक्ट एडवर्ब को यूज़ करें वेर इन को। तो दोनों के बीच का आपको डिफरेंस यहाँ से पता लग जाएगा। डोज ज़्यादा तो नहीं हो रही, चलो आ जाओ लास्ट है अपना आज का सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, है ना, इसमें एरर आप खुद पकड़ सकते हो। एक बार मैं फटाफट करवा देता हूँ, फिर एक सेंटेंस आपको मैं दूंगा एज ए क्विज। द एक्सपेक्टेशंस आर लेजिटिमाइज एज PM मोदी fish to them the promise of making Pondicherry the best, an acronym easier to coin than implementing। कह रहा है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो आशाएं हैं वो बड़ी ही लेजिटिमाइज हैं, बड़ी ही वैध हैं, बड़ी ही अप्रोप्रिएट हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, उनकी आशाएं बिल्कुल सही हैं। कह रहा है क्योंकि जो मोदी साहब ने पिच किया, उनको पिच करने का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ बताना, कन्विंस करने के लिए। जैसे सेल्समैन आपको टीवी दिखाता है, क्या बताता है, सर प्लाज्मा टीवी है, बिजली बहुत कम खर्चेगा, स्मार्ट टीवी भी है, इसमें आप इंटरनेट से यूट्यूब चला सकते हो, दीवार पे टांग दो, लाइट वेट है सर, 20 साल चलेगा, समझ लो ना। ये आपको करता है सेल्स पिच, आपको पिचिंग करता है सेल्स पिच, कन्विंस करता है और कोई चीज़ आपको बताता है इस तरीके से, है ना। तो पिच करने का मतलब ये होता है सामने वाले को कन्विंस या इंप्रेस करने के लिए कुछ बताना। तो कह रहे जैसा कि मोदी साहब ने उन लोगों को इम्प्रेस या कन्विंस करने के लिए बताया भी था, और क्या बताया था, वो वादा, वो प्रॉमिस जो था मेक करने का, बनाने का, पौंडीचेरी को द बेस्ट। अब ये बेस्ट क्या है, ये एक बेस्ट नाम का एडजेक्टिव नहीं है, बेस्ट एक यहाँ पे एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है। कह रहा है ये एक ऐसा एक्रोनिम है जो कि ईजियर टू कॉइन है, जिसको कॉइन करना बहुत ईजी है। कॉइन करना मतलब किसी नए वर्ड का, शब्द का निर्माण करना। कह रहा है ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा एक्रोनिम है, एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म है जिसका निर्माण करना तो बहुत इजी था, बजाय उसको इम्प्लीमेंट करने के। आप बेस्ट को भी सर्च करोगे, पौंडीचेरी बेस्ट, तो मोदी का कुछ नारा निकलेगा, BEST से पूरा एक जो ना फ्रेज बनेगा बेस्ट, है ना। चलो समझ गए। अब आ जाओ इसको ब्रेक कर लेते हैं फटाफट से। क्या पिच किया था मोदी जी ने, अभी देख लेते हैं इनको। देयर एक्सपेक्टेशंस, देखो इन लोगों की आशाएं, और इन्हीं लोगों को पिच किया गया था, समझ रहे हो ना, लोगों की बात हो रही है। इन लोगों की जो आशाएं हैं वो ये वाला देर नहीं होता, वो होता है THEIR वाला देर,
समझ गए ना, ये THERE वाला ये एक एडवर्ब होती है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ये इंट्रोडक्टरी अगर सब्जेक्ट होता तो आर इसके बिल्कुल बाद में रखा होता, एक्सपेक्टेशन आर के बाद होता है ना। देयर जब भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए डमी सब्जेक्ट बन के, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले होती है। तो मुझे हिंट पता लगी इस डैम को देख करके, और इन्वर्जन ना होने की वजह से ये देयर गलत है, हमें लिखना चाहिए THEIR। ठीक है, तो कह रहा है उनकी आशाएं, ये पहली एरर थी आपकी। आशाएं बन गया सब्जेक्ट, एक नाउन है पीछे एस लगा हुआ है, और लेजिटिमाइज हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, एक एडजेक्टिव हो गया। आर हो गई सब्जेक्ट की वर्ब, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1। THEIR ये एरर हो गई, ये एक एडजेक्टिव बनेगा पॉजेसिव, और ये जो है सब्जेक्ट को करेगा मॉडिफाई। अब आगे बढ़ो, एज कंजंक्शन आई, सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा। कंजंक्शन का काम ही होता है दूसरी किसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करना। तो PM मोदी जो है दूसरा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2। PM और नरेंद्र मोदी सब एक साथ ही हैं, ये डेजिग्नेशन प्लस नेम का कॉम्बो है। इसकी आदत क्या होती है, इसके पहले कभी भी द नहीं लगता। वैसे द प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी लगने के बाद में द को हम यहाँ पे नहीं रखते। सब्जेक्ट नंबर 2 मिल गया। अब इस सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2 है पेस्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है देम, है ना। देखो दे है सब्जेक्टिव फॉर्म, देन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जब इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेना था तो देम लिया, अगर सब्जेक्ट बनाते तो यहाँ पे इसको दे लगाते। अब देखो ये क्या चीज़ पिच करके गए, किस चीज़ को इन्होंने कन्विंस किया, सबको बताया। वो चीज़ थी वो वाला प्रॉमिस, वो वाला वादा। पिच वर्ब का वर्ड से रिप्लाई करने वाला ऑब्जेक्ट है प्रॉमिस, समझ गए। थोड़ा दूर पड़ा इससे, क्योंकि टू देम जो हमने बीच में डाल दिया। पिच वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्रॉमिस। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मेकिंग। मेकिंग एक जीरेंड है, वर्ब के एनजी फॉर्म, सब्जेक्ट बन जाए ऑब्जेक्ट बन जाए जीरेंड कहलाती है। अब इस जीरेंड ने ऑब्जेक्ट लिया है पौंडीचेरी नाम का। वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे इन्फिनेटिव फॉर्म में हो, चाहे मेन वर्ब फॉर्म में हो, लिंक वर्ब फॉर्म में हो, चाहे जीरेंड फॉर्म में हो, चाहे पार्टिसिपल फॉर्म में हो, वर्ब हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट ले सकती है अगर उसको ज़रूरत पड़े ऑब्जेक्ट लेने की। भाई मेक किसको करना है, वट किसके लिए, वट या हुम का रिप्लाई करने वाला कौन है यहाँ पे, पौंडीचेरी। तो मेक वर्ब का मेक इस जो है जीरेंड का ऑब्जेक्ट है, पौंडीचेरी नाम का नाउन। तो ऐसे दो नाउन आजू बाजू में आ गए है ना, एक जीरेंड है, एक दूसरा जीरेंड का ऑब्जेक्ट है। अब देखो पौंडीचेरी के बाद आ रहा है द बेस्ट। आपने कुछ वर्ब सुनी होंगी, मेक है, कंसीडर है, फाइंड है। ये वर्ब्स अपने बाद में कभी कभी ऑब्जेक्ट लेती हैं और उस ऑब्जेक्ट के बाद में एक नाउन या एडजेक्टिव ले लेती हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। शी कंसीडर्स अस हर फ्रेंड, वो हमें मानती है अपना दोस्त। तो कंसीडर वर्ब का ऑब्जेक्ट है अस, और क्या मानती है, अपना दोस्त, तो हर फ्रेंड्स। तो हर फ्रेंड्स है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एजुकेशन हैज़ मेड मी सक्सेसफुल, शिक्षा ने मुझे बनाया कामयाब। तो मेक के बाद में मी है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, और मैं क्या हूँ, सक्सेसफुल, कामयाब। सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है, मी के बारे में बता रहा है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये वर्ब अक्सर जो है अपने ऑब्जेक्ट के बाद में एक नाउन या एडजेक्टिव को लेगी जो उस नाउन के बारे में ही बताएगा। तो क्या है प्रॉमिस, ये वादा है पौंडीचेरी को बेस्ट बनाने का। मेकिंग पौंडीचेरी वट, द बेस्ट, है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या चीज़ है द बेस्ट, ये एक एक्रोनिम है। देखो ये एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक नाउन है, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये अलग से क्यों लगा हुआ है यहाँ पे कोमा लगा करके, मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। ऐसा समझ लो ये एक नाउन है लेकिन किसी का सब्जेक्ट नहीं है ना। ये नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव है ईजियर, और ईजियर किसके लिए, कोइन करने के लिए। कोइन एक इन्फिनेटिव है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव। ईजियर के बाद में आ रहा है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब कहलाएगा। और देन जो है कंजंक्शन है, इसके बाद में इंप्लीमेंटिंग नाम का जीरेंड आया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। जैसे माई ब्रदर कोमा अ डॉक्टर लिव्स इन USA। मेरा भाई एक डॉक्टर USA में रहता है। कौन रहता है, तेरा भाई है डॉक्टर, अरे मेरा भाई डॉक्टर है। तो ये अ डॉक्टर जो कोमा से कोमा के बीच में है ना, ये कहलाता है नाउन इन अपोजिशन। वैसे ये द बेस्ट क्या है, द बेस्ट है एक एक्रोनिम जो ईजियर है कॉइन करने में बजाय इंप्लीमेंट करने के, समझ गए ना। तो ये अ डॉक्टर किसी का सब्जेक्ट नहीं है, माई ब्रदर के लिए एक एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन इन अपोजिशन। और अगर अ डॉक्टर जो है पूरा फ्रेज बना ले तो उसको बोलते हैं नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, समझ गए। तो ये नाउन फ्रेज इन अपोजिशन है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है एक्रोनिम इस बेस्ट के लिए। ये खुद एक नाउन है, ईजियर नाम के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। ईजियर किस काम में, कोइन करने में। कोइन एक एडवर्ब है, कैसे बन गई एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाजू में आया हुआ इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम करता है ना। देन एक जो है कंजंक्शन है, इसके बाद में जीरेंड आया इंप्लीमेंटिंग नाम का। अब ढूंढते हैं इसमें एरर्स को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया ये सेंटेंस है ना।
चलो सबसे पहली एरर क्या है भाई, आ जाओ साइड में, यही बता दूं क्या? चलो यही बता देता हूँ, पहले रुक जाओ। लेजिटिमाइज, एक वर्ड होता है लेजिटिमेट, इसका मतलब होता है बिल्कुल वैध, कानूनी रूप से बिल्कुल सही, है ना। ये होता है एक एडजेक्टिव। लेजिटिमेट एक्शन, लेजिटिमेट लॉ, है ना, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो वैध हो वो लेजिटिमेट होती है। देखो यहाँ पे आपको चाहिए था एक एडजेक्टिव लेजिटिमेट, आपने लगा दिया लेजिटिमाइज। लेजिटिमाइज क्या होता है? इसके आगे IZE लगा के बनी हुई वर्ब। लेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी को वैध बनाना। द गवर्नमेंट हैज़ लेजिटिमाइज्ड द लॉ, सरकार ने कानून को वैध बना दिया है। पहले ये अवैध था, अब ये वैध है ना। तो लेजिटिमाइज एक वर्ब है, आर के बाद में एडजेक्टिव चाहिए था, हम यहाँ पे इस लेजिटिमाइज को काटेंगे और इसकी जगह इसके एडजेक्टिव फॉर्म को लिखेंगे लेजिटिमेट। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ भाई इसमें गलती ये है, ये मैं आपको साइड में लेके बताता हूँ। देन है ना, इसके बाद कोशिश करें जो पहले आ रहा हो वही बाद में आ रहा हो। पहले इन्फिनेटिव हो तो बाद में भी इन्फिनेटिव, पहले जीरेंट हो तो बाद में भी जीरेंट। स्विमिंग इज़ बेटर देन रनिंग एज एन एक्सरसाइज, जो तैरना है वो बेटर है, बहुत बेहतर है रनिंग से एक एक्सरसाइज के तौर पे। ठीक है, स्विमिंग और रनिंग का कंपैरिजन करवा रही है। देन स्विमिंग भी एक जीरेंट है वर्ब के आईएनजी फॉर्म, रनिंग भी एक जीरेंट है वर्ब के आईएनजी फॉर्म। वैसे तो नाउन्स ही हैं, आप इनको यूँ समझ लो ना, दोनों वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स हैं, है ना। अगर ऐसा है तो दोनों को मैंने बिल्कुल सेम लिखा है, यहाँ पे टू रन नहीं लिखा। स्विमिंग इज़ बेटर देन टू रन ऐसा लिख रहा हूँ क्या मैं, या टू स्विम इज़ बेटर देन रनिंग ऐसा लिख रहा हूँ क्या? तो या तो दोनों तरफ आईएनजी फॉर्म हो या दोनों तरफ टू इन्फिनेटिव हो। वैसे ही इट इज़ बेटर टू गिव देन टू रिसीव, ये ज़्यादा बेहतर है देना बजाय लेने के, है ना। दुनिया को देने में ज़्यादा भलाई है लेने की बजाय, है ना। ऐसा हमारा मॉरल होना चाहिए। अब मुझे बताओ, टू गिव और टू रिसीव, यहाँ पे रिसीव में से टू को निकाल के ये रिसीविंग कर दूँ तो गलत नहीं हो जाएगा? इट इज़ बेटर टू गिव देन रिसीविंग, है ना। तो देन के पहले जो है कंपेयर भी उसी से करवाएं जो बाद में आ रहा हो। अगर ऐसा है तो यहाँ भी वही करो, ईजियर टू कॉइन देन इम्प्लीमेंटिंग, नहीं टू इम्प्लीमेंट। समझ गए? बस यही इसमें एरर्स थी, दो ही एरर्स हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने कोई और एरर तो इसमें नहीं डाली। चलो बस यही एरर्स हैं इसमें, है ना। तीन हो गई, ये पहले वाली थी, ये दूसरी वाली एरर है और ये एरर नंबर 3। एक सेंटेंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इस सेंटेंस को मैं तोड़ के दिखाऊंगा। अभी भी दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, है ना। सब लोग इसको तोड़ें, ब्रेक करें, एरर को ढूंढें, एरर को डालें कमेंट सेक्शन में और बताना कितना आप इसको ब्रेक कर पाए। अब मैं आपको वो स्लाइड दिखा रहा हूँ जहाँ पे ब्रेक किया हुआ रखा है मैंने, मेरे ब्रेक से अपने ब्रेक को मैच कर लेना पार्सिंग से। ठीक है, तो देखना और बताना कितने % आपने ब्रेक किया, कितनी एरर्स को आप इसमें पकड़ के पाए। आप 3-4 एरर्स इसके अंदर कम से कम है 4 एरर्स, है ना। मेरे फर्स्ट कमेंट में मैं एरर्स डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी एरर्स इसमें मैंने रखी थी। चलिए मुलाकात लूँगा नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें ज़रूर से, सीरियस और गंभीर स्टूडेंट्स के साथ में जो पढ़ना वास्तव में चाहते हैं, है ना।